नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जन स्वराज की संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो भी छात्रों पर रविवार की शाम गांधी मैदान लाठीचार्ज किए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे और पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया है। प्रशांत किशोर सोमवार को शेखपुरा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने री एग्जाम के साथ ही सरकार के सामने 5 मांगे रखी है। उधर बीपीएससी ने पीटी परीक्षा रद्द नहीं करने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि पीके की पहली मांग ये है कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा को कैंसिल करके फिर से आयोजित हो और जो अनियमितता की परीक्षा में हुई है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। पुलिस के द्वारा छात्रों पर दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लिया जाए और लाठीचार्ज का निर्देश देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने आत्महत्या करने वाले बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू यादव की मौत की जांच कर उसके परिजन के न्याय दिलाने की मांग की है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि सरकार अगर अभ्यर्थियों की मांग मान लेती है तो ये प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। सरकार बात नहीं मानती है तो 2 जनवरी से मैं खुद अनिश्चित अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 2-4 पुलिस अफसरों को हीरो बनने की आदत है, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए कोर्ट में केस किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने तमाम बातें कही है और साथ ही लाठीचार्ज की बात उन्होंने कही और ये कहा है कि री एग्जाम जो है और उस चीज पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश और ज्यादा तरीके से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गया पहुंचे, जहां वे शहर के आजाद पार्क में बरनवाल समाज द्वारा आयोजित बरनवाल अधिकार सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान बरनवाल समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि खुद तेजस्वी यादव में किसी तरह की निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वे किसी आंदोलन की उपज नहीं है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, इसीलिए जो वह कह रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। वहीं बीपीएससी परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा को रद्द करने की मांग पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। कुल 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। 911 केंद्रों पर परीक्षा पूरी तरह से सफल रही, जबकि एक केंद्र पर गड़बड़ी की बात आ रही है। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो 911 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर भी असर पड़ेगा। ये कहीं से सही नहीं है। जहां तक एक केंद्र की बात है तो उसके लिए सरकार सोच रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने अपनी ही सरकार पर करीब 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी और आरोपों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीएमएफ फंड से हुए करीब 10
10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ननकीराम कंवर ने कलेक्टरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कोरबा कलेक्टर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और इसे जांच के दायरे में लाने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने अपने आरोप में कहा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने फ्लोरा मैक्स कंपनी को फायदा दिलाने के पक्ष में काम किया और इस मामले में एसपी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा सीबीआई को शिकायत में दावा किया है कि जो केंद्र सरकार है बिहान योजना के तहत महिलाओं को लोन देती है और केंद्र की इस योजना में ये घोटाला किया है और इस घोटाले से 40,000 से ज्यादा महिलाएं केवल कोरबा में प्रभावित हुई है। ननकीराम कंवर का दावा है कि उक्त योजना के तहत रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा समेत प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाएं भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से प्रदेश में माओवाद को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार सरकार इसमें काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल रही है। लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई माओवादी आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों को प्रति महीने 10,000 रुपए देने की बड़ी घोषणा की है और गृह मंत्री शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आत्मसमर्पण नक्सलियों को प्रति माह 10,000 रुपए देंगे। आत्मसमर्पण नक्सलियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे और आत्मसमर्पण नक्सलियों को पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जिलों में भवन तैयार है, यहां आत्मसमर्पित नक्सली रहेंगे और आत्मसमर्पण नक्सलियों को 3 साल तक रहने खाने की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आत्मसमर्पण नक्सलियों को उनके हथियार के बदले राशि देंगे और जमीन भी देंगे। अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। बता दें कि इसी तरफ और इसी कड़ी में आज रायपुर के आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पीजे अब्दुल कलाम वार्ड के क्रमशः 19 से रायपुर जिला उपाध्यक्ष राजा गुरंग के नेतृत्व में लोगों का हुजूम पहुंचा और रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान के समक्ष आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिया और आज वार्ड नंबर 19 में निवासी भीमसेन देवांगन जी को अपने वार्ड से प्रत्याशी बनाए जाने की बात भी लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान के सामने रखी, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया और सभी वार्ड वासियों से निस्वार्थ कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर अजीम खान ने कहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आम जनता इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी से अधिक पार्षद को जिताने के लिए संकल्पित हो रही हैं। अजीम खान का कहना है कि आम जनता आज इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी की कार्यशैली से ऊब चुकी है और जनता का मानना है कि ये दोनों ही पार्टियां अब आम जनता के लिए काम नहीं करना चाहती है। वह चुनाव के दौरान जनता को अपने झूठे वादों में उलझाकर चुनाव जीतती आ रही है, परंतु अब जनता ऐसा नहीं करना चाहती है और दिल्ली व पंजाब में जिस प्रकार पार्टी और आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बस ऐसा ही सुशासन अब छत्तीसगढ़ में भी चाहती है और आम आदमी पार्टी को जिताने का मन जनता बना चुकी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2,000 करोड़ के शराब घोटाला केस में ईडी ने कई जगहों पर 15 घंटे से तक छापेमारी की है और इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बेटे हरीश लखमा और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर भी रेड हुई है। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं कवासी लखमा और उनके बेटे समेत कुछ लोगों को सम्मन जारी किया है। छापेमारी के दूसरे दिन कवासी लखमा मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि सोमवार को उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की छापा राजनीति से प्रेरित है और विधानसभा में मैं बड़े घोटाले को उजागर मैंने किया था।
इसीलिए छापा मारा गया। चुनाव को देखते हुए भाजपा बदनाम करने की राजनीति कर रही है। मेरे घर से एक कागज तक नहीं मिला है। वहीं लखमा ने कहा है कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। एपी त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने मुझको अंधेरे में रखा। अधिकारी जो कागज लेकर आते थे, मैं सिर्फ उस पर दस्तखत करता था। मैं घोटाले का 1 रुपया भी नहीं लिया हूं। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी गई है, समय मांगा गया है और पूरी जानकारी दूंगा। और ईडी के अधिकारी मेरे बेटे और मेरा मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने मेरे से घोटाले के बारे में भी पूछताछ की। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र पुलिस ने ब्राउन शुगर और देसी पिस्टल बरामद किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से लालू यादव और सुशांत यादव नामक 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। ब्राउन शुगर के धंधे में ये पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से इस धंधे में उनकी सक्रियता बढ़ गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना प्रभारी की टीम ने रेड किया, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ब्राउन शुगर के साथ इन्हें आम सप्लाई करने का काम भी शुरू कर दिया गया। पुलिस ने आम सप्लायर चेन का भी पता लगा लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी अटैच की जाएगी और राजधानी रांची समेत इलाके में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में नारकोटिक्स टीम काम कर रही है। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 11 श्रमिक रांची के बिरसा एयरपोर्ट पहुंचे। वे हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। कैमरून में फंसे श्रमिकों को रिसीव करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर श्रम राजेश प्रसाद, सहायक कमिश्नर अविनाश कुमार कृष्ण सहित श्रम विभाग के कई अधिकारी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। अफ्रीका के कैमरून से झारखंड लौटने वाले 11 श्रमिकों में 7 हजारीबाग, 2 गिरिडीह, 2 बोकारो के शामिल हैं। झारखंड के कुल 47 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंस गए थे, जिनके द्वारा दिसंबर के पहले सप्ताह में ही अपनी वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई गई थी। काम करवाने के बावजूद पिछले 3 महीने से श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा था। कल 47 में से 11 श्रमिक आज लौटे, बाकी के 36 श्रमिक अगले 10 से 15 दिनों में लौट जाएंगे। उल्लासनगर में एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल दिलीप पाटिल समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। इस मामले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है और शिकायतकर्ता राजेश उर्फ राजा गेमनानी, जो उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में रहते हैं और व्यवसाय से जुड़े हैं, ने आरोप लगाया कि एडवोकेट स्वप्निल पाटिल ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की टीडीआर घोटाले में फंसाने की धमकी दी है। गेमनानी का कहना है कि यदि वह अपने निर्माण कार्यों पर शिकायतें रुकवाना चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। शिकायत के अनुसार पैसे देने से इनकार करने पर पाटिल और उनके सहयोगियों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी है। बाद में पाटिल ने रंगदारी की मांग को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया और धमकी दी कि ये रकम उनके लोगों को संभालने के लिए जरूरी है। गेमनानी ने आरोप लगाया है कि पाटिल ने अपने एक व्यक्ति को उनके घर भेजा, जहां 5 लाख रुपए दिए गए। शेष 20 लाख रुपए अगले दिन देने की बात तय हुई थी। इस मामले में गेमनानी ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिल लाइन पुलिस ने एडवोकेट स्वप्निल पाटिल, शैलेश तिवारी और अन्य 4-5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल जगताप कर रहे हैं। इस घटना ने शहर में खलबली मचा दी है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है, बल्कि आम जनता में भी आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन पर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने और दोषियों को सजा दिलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कल्याणपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण, प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी विशाल गवली को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कल्याणपुर में हजारों नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला और ये विरोध प्रदर्शन शहर में आक्रोशित आम जनता की ओर से आयोजित किया गया। समाज सेवी अजीत सिंह के नेतृत्व में पत्रिपुल कचोर गांव में ये कैंडल मार्च आयोजित किया गया। कैंडल मार्च में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतका को श्रद्धांजलि दी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी विशाल गवली के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस प्रदर्शन में शामिल नागरिकों ने कहा है कि ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। कैंडल मार्च के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक कल्याण समूहों की महिलाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया जाए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर जनपद संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए गए। संभल के निरीक्षण भवन में पहुंचा, जहां पर 5 मृतकों के परिजन भी मौजूद थे और जिन्हें प्रतिनिधिमंडल ने सहायता राशि के चेक सौंपे। इस विषय में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि हम लोग यहां पर संभल हिंसा के मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के चेक देने के लिए आए हैं। मंडल संभल में आया। पिछली बार भी हम लोग आने का प्रयास कर रहे थे तो सबके घर पर सरकार ने पुलिस बैठा दी बड़ी संख्या में। मेरे घर पर भी 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएससी के जवान। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा, इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उन्होंने निकाल के सबके सामने दिया। और हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है यह है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है। और अब खबर पंजाब से, जहां पर हल्का जांडियाला गुरु गांव में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर कई किसान नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। 2 दर्जन परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ किसान नेता बीजेपी पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के किसान जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी पंजाब के एससी मोर्चा के महासचिव और हल्का जांडियाला गुरु के प्रभारी हरदीप सिंह गिल ने गणमान्य व्यक्तियों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें हर तरह के सम्मान का आश्वासन
आश्वासन दिया है। इस मौके पर बोलते हुए हरदीप सिंह गिल ने कहा है कि पंजाब सरकार मोदी सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक ठीक से नहीं पहुंचा रही है। महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देने का वादा कर सत्ता में आई और आम आदमी पार्टी करीब 3 साल बीतने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार गरीब महिलाओं को 2,100 रुपए और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 2,500 रुपए दे रही है और उन्होंने कहा कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर मनमानी और धांधली हो रही है, जिसकी समय आने पर जांच कराई जाएगी। देश के 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वीरवार की रात को देहांत हो गया था और 92 साल की उम्र में सरदार मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। मोगा जिले के गांव घलकला की प्रसिद्ध मूर्तिकार मनजीत सिंह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनमोहन सिंह की प्रतिमा बना रहे हैं और प्रतिमा लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगी। बता दें आपको कि इस स्टैचू को मोगा के देश भगत पार्क में लगाया जाएगा। मनजीत सिंह ने बताया कि उनको जब इस बात का पता चला कि देश के महान नेता का देहांत हो गया है और वह बहुत ज्यादा उस वक्त भावुक हो गए और उन्होंने मन बनाया कि वह मनमोहन सिंह जी का स्टैचू बनाकर पार्क में लगाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। उनका पहले से मनमोहन सिंह जी से बहुत ज्यादा लगाव था। 2010 में भी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक चित्र बनाकर दिल्ली में भेंट किया था और मनमोहन सिंह जी के साथ कुछ पल भी गुजारे थे। मनजीत सिंह द्वारा ये स्टैचू 15 दिन में तैयार कर लिया जाएगा और देश भगत पार्क में पहले भी कई देशभक्त कलाकारों खिलाड़ियों के स्टैचू लगाए गए हैं, जहां पर हर रोज लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में स्थित कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 10 में प्लॉट नंबर 2 में चल रही पांचाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सोमवार की सुबह 2 कंपनी में काम करने वाले 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतकों में दोनों गार्डन बताए जा रहे थे और जो कि बीती रात अंगीठी जलाकर गार्ड रूम में सो रहे थे और सोते समय दोनों के दम घुटने से मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। मृतकों की पहचान में गार्ड संजय और कंपनी में काम करने वाले मजदूर राजेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और छानबीन में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया से मौके पर मिले सबूतों के मुताबिक दोनों गार्ड रूम में अंगीठी जलाकर सो गए थे, जिसके चलते अंगीठी से निकली जहरीली गैस के चलते दोनों का दम घुट गया और दोनों सोते हुए मौत को गले लगा लिए। बता दें आपको कि पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या रही। वहीं मृतकों के परिजन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक कंपनी में वेंटिलेशन के लिए गार्ड रूम में कोई भी दरवाजा नहीं था, जिसके चलते दोनों की अंगीठी से निकली जहरीली गैस के चलते दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी के अपने उज्जैन प्रवास के दौरान विश्व शांति के लिए महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन पूजन किए और पूजन मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा और आशीष पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सी अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के बाद नंदी हाल में बैठे और आपको बता दें कि बाबा का कुछ देर स्मरण कर विश्व शांति के लिए मंगल कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत किया और मुखातिब होते हुए कहा कि बाबा जिसको बुलाते हैं वही आता है और मस्तक बाबा के सामने झुक जाता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।